बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ महमूद, जो इस केस को शुरू दिन से जो है वो कवर कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ शाहिद सकलैन जो है उनका इंटरव्यू भी हमने आपके साथ शेयर किया, और आज फ़याज़ महमूद साहब इस पूरे केस में जो मुख्तलिफ मराहिल आए और ख़ास तौर पर अभी जो सिचुएशन है और फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, इससे मुतल्लिक हम बात करेंगे। एक तो जो इंटरव्यू आया है दुआ ज़हरा और जो ज़हीर का मुख्तलिफ चैनल पर, उसके हवाले से मुख्तलिफ सवालात हैं, लेकिन उसके इम्पैक्ट की बात करेंगे, फ़याज़ महमूद साहब से पूछेंगे। और इस केस का ओवरऑल जो एक आप ये कह सकते हैं कि अखलाकी पहलू भी हैं और कानूनी पहलू भी हैं, और आगे फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन जो है वो दुआ ज़हरा की फैमिली या उनके वालिदैन के पास मौजूद हैं, और आगे जो है वो प्रेसिडेंट क्या होती है उमूमी तौर पर कोर्ट्स में, क्योंकि फ़याज़ महमूद साहब भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, तो कोर्ट रिपोर्टिंग में ऐसे केसेस आते रहते हैं। तो इससे मुतल्लिक बात करेंगे। फ़याज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप जो दुआ ज़हरा का और ज़हीर का जो इंटरव्यू है उसका इम्पैक्ट बताएं। उस पर सवालात तो मुख्तलिफ लोग उठा ही रहे हैं, लेकिन उसका आप इम्पैक्ट कैसा देखती हैं कि आगे जो लीगल बैटल जो है वो दुआ ज़हरा के वालिदैन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं या उन्होंने प्लान किया है, तो उसमें उनको फ़ायदा दे सकती है या उनको कुछ हर्डल्स बन सकती हैं? देखें साकिब साहब, जैसे कि आपने कहा कि इस केस के दो पहलू हैं मुख्तलिफ, एक कानूनी पहलू है और एक इखलाकी पहलू। हम उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। जब तक ये इंटरव्यू नहीं आया था, एक बात हो रही थी, और बात ये हो रही थी कि इस केस में कोई गैंग इन्वॉल्व है। सवाल उठ रहे थे कि कहीं कोई गैंग इन्वॉल्व तो नहीं है, कोई माफिया इन्वॉल्व तो नहीं है। और दूसरा, इसमें ये बात हो रही थी कि बच्ची को अगवा किया गया है। लेकिन ये मामला आपको पता सिंध हाई कोर्ट में सेटल हुआ। सिंध हाई कोर्ट इस पर अपनी जो ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कि ये अगवा का मुकदमा नहीं बनता, क्योंकि जो बच्ची है उसकी स्टेटमेंट की वैल्यू होती है। पेरेंट्स जो भी कहते हैं, क्योंकि बच्ची जो है मेडिकल में बालिग साबित हो गई है। अब वो दूसरी बहस है कि वो रिपोर्ट कैसे बनी, गलत है, सही है, दुरुस्त है, वो एक अलग बहस है। लेकिन जो एक बात हो रही थी ना कि इसमें कोई अगवा का है या कोई गैंग का है, तो ये पब्लिक परसेप्शन थोड़ी सी मुझे चेंज होती हुई दिखाई दी है। लोग इस पे थोड़ा सा, जो लोगों का एक नजरिया जो है तब्दील हुआ है। अब लोग इस बात पे आ गए कि ये शायद लेकिन उसके जो वालिदैन हैं, दुआ ज़हरा के वालिदैन अभी भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। यही बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं उनका एक मौक़िफ़ ये है, वो ये समझते हैं कि बच्ची क्योंकि उनकी कस्टडी में है, वो पिछले 60-65 दिन से उनके पास है, वो जो कह रहे हैं वो कह रही है। अब एक जो विक्ट्री निशान वाली तस्वीर वायरल हुई, आपने उसमें जो उनके फेस एक्सप्रेशन आपने देखे होंगे। ज़हीर के चेहरे पे एक फातिहाना मुस्कुराहट है, लेकिन दुआ ज़हरा के चेहरे के ऊपर, जो मैंने देखा दुआ ज़हरा के चेहरे के ऊपर, वो उस पर मुस्कुराहट दिखाई नहीं दी, बल्कि मुझे यूं लग रहा है जैसे वो ना एक परेशानी के आलम में उसने विक्ट्री तो बना दी, वो शायद मलामत का इजहार कर रही है। ज़ाहिर है वो बेटी है। अब मसला ये है कि ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। उसकी वजह यह है, सिंध हाई कोर्ट ने इस हद तक किया था, लड़की को प्रोड्यूस करवा दिया, स्टेटमेंट करवा दी। अब मामला ये ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है। ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड करना है। अब पेरेंट्स ने ये साबित करना है, वहाँ पर लड़की की जो स्टेटमेंट है वो बहुत वैल्यू है। अगर वो वहाँ पर जा कह देती है कि जी मैंने तो अपनी पसंद की शादी की और मेरी मर्जी मंशा से मैं घर से गई, मुझे अगवा नहीं किया, तो फिर जाहिर है पेरेंट्स जो है बैकफुट पे चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने वकला की एक नई टीम भी हायर कर ली है, वो इस मुकदमे से पीछे हटने को तैयार नहीं। साथ ही साथ उन्होंने एक मशरूत जो रजामंदी का इजहार भी कर दिया। उन्होंने कहा कि हमसे धौंस धांधली के जरिए अगर कुछ सुलह की कोशिश की करेगा तो हम नहीं करेंगे, हम फाइट करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर हमसे आप बात करते हैं, हमारी शराइत पे आगे, तो फिर हम बात भी कर सकते हैं। ये पहली बार उनके मौक़िफ़ में थोड़ी मुझे नरमी दिखाई दी है। अच्छा फ़याज़ साहब, एक और जो अखलाकी पहलू तो डेफिनेटली हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो वालिदैन हैं बच्चों को, बहुत सारी बातें भी हुई कि वालिदैन ये कहते हैं कि नादरा का रिकॉर्ड है, उसका पासपोर्ट है, उसका जो फॉर्म है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बता रही है कि बच्ची 14 साल की है। मेडिकल रिपोर्ट कहती है बच्ची 17 साल की। ये मेरा ख्याल ये है कि इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में मुख्तलिफ केसेस में भी आ सकता है। और वालिदैन इस हवाले से तो मैं ये समझता हूँ कि हक बजाने को ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारा रिकॉर्ड है, मतलब उनकी शादी नहीं हुई, मेरा ये ख्याल है कि शादी को नहीं हुई। मेरा ये ख्याल है कि सिंध हाई कोर्ट को भी शायद उसको कंसिडर करना चाहिए था कि आप सिंध हाई कोर्ट को देखें। सिर्फ मेडिकल देखें, एविडेंस आते हैं ना, मुख्तलिफ एविडेंस आते हैं। उसके एक मेडिकल रिपोर्ट आई, उसके बाद वो बच्ची जो फैमिली है और जो उसके वालिदैन, उनका निकाहनामा देख लेते हैं, उसकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो देखा जाता, किससे रजिस्टर्ड हुई, ये सारी चीज़ों को देखा जाता। देखने के बाद
सिंध हाई कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि बच्चे की फैक्चुअल उम्र क्या है। मेडिकल रिपोर्ट जो है वो गलत बन सकती है, इसमें पाकिस्तान में क्या नहीं होता, वो एक सवाल हम उठा रहे हैं। लेकिन जो निकाह जिस दिन रजिस्टर्ड हुआ है वो तो गलत नहीं हो सकता ना, जो उसके पेरेंट्स का हुआ है वो तो गलत नहीं हो सकता। जिस दिन हॉस्पिटल में बच्ची, वो कहते हैं हमारे पास बच्ची की जो बर्थ स्लिप है जिस हॉस्पिटल में पैदा हुई वो हमारे पास मौजूद है, वो तो गलत नहीं हो सकती। ये तमाम एविडेंस को मेरे ख्याल में सिंध हाई कोर्ट को देखना चाहिए था, देखने के बाद तयन कर देते और उसके बाद मेरे ख्याल में जो 3 से 4 मिनट की मीटिंग करवाई है पेरेंट्स से, उनको एक मुलाकात दे देते, आधा पौना घंटा चले दे देते, कहते जाए आप अपनी बेटी से मिले, वो अपनी बेटी से मिलते, बेटी से मिलने के बाद बेटी को अब समझाते, अगर उसके दिल में कोई खौफ था, कोई बात था, कोई कुछ था, वो कर देती। हो सकता है बच्ची अब इसलिए भी वापस नहीं आ रही हो कि जी मेरे पेरेंट्स हो सकता है मुझे एक्सेप्ट ना करें, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर मतलब हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में, सोसाइटी में ये गैरत के नाम वो वाला जो इशू है, हो सकता है बच्ची के दिल में इस तरह के सवालात होते हैं, और अगर वो पेरेंट्स उसको कायल कर लेते कि जी बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, अब वो बच्ची हो सकता है ना चाहते हुए भी वो निभाए क्योंकि अब वो पेरेंट्स को छोड़ चुकी है। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये लिखा कि ये फैक्चुअल डिस्प्यूट्स हैं, तो हम इनको नहीं देख सकते आर्टिकल 199 के तहत। अब ट्रायल कोर्ट देखेगी, तो ट्रायल कोर्ट तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, सी बात है, वो एक दिन का केस होता नहीं है जी। तो और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ आपको आइडिया है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर वो जाते हैं, नई लीगल टीम उन्होंने हायर की है, तो क्या हो सकता है? साकिब भाई, मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट से उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मैटर जो है वो ट्रायल कोर्ट में जा चुका है। बच्ची की जो स्टेटमेंट थी वो मैटर करती थी, बच्ची की स्टेटमेंट सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में ऑन स्टेटमेंट आ गई है। वो अगर कहीं पे उसमें कोई छोटा सा वो लकूना भी छोड़ देती, छोटा सा हिंट भी दे देती ना कि मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव है, तो फिर शायद मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बजाय मेरे ख्याल में अब उनको अपने ट्रायल कोर्ट में फोकस करना चाहिए, और वो एविडेंस जो एज के हवाले से जो वो उनके पास है उसके जरिए उसकी एज साबित कर देनी चाहिए कि ये 14 इयर्स की है, और मामला खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जाहिर है फिर भी मैं ये कहता हूँ कि बेटी की जो रजामंदी है वो हर सूरत बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। और मामला बज़ाहिर अब किसी और कोर्ट में नहीं बल्कि सिर्फ ट्रायल कोर्ट में ज़हीर की मुश्किलात इतनी अभी खत्म नहीं हुई। ये ज़हीर को बार बार कराची जाना पड़ेगा, कोर्ट में पेशी होगी, उसे आना जाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि ज़हीर साहब आप यहाँ बैठे के, आपको पता है हमारे मुकदमात चलते हैं, उनकी पेशियां पड़ती हैं साल हर साल, ये उसकी जो मुश्किलात है वो अभी तक कम नहीं हुई और मुझे अभी तक खत्म होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो एक स्टेप भी पीछे हटने को तैयार नहीं, बल्कि उसकी जो वालदा है दुआ की, उसने तो बल्कि लहजा तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम पूरे पाकिस्तान के दामाद बने, फिर तो तुम इसे ले जाके दिखाओ बाहर, मैं तुम्हें देखती हूँ कैसे लेके जाती हो। तो अब थोड़ा सा ये मामला आपको पता है सेक्ट के हवाले से भी चेंज हो रहा है, थोड़ी सी चीजें दूसरी तरफ भी जा रही हैं, तो आने वाले दिनों में ये मामला जो है गंभीर हो सकता है। ये इतनी आसान गोली नहीं कि इतनी आसानी से निकल जाएंगे जिस तरह इन पेरेंट्स ने मुकाबला किया है हालात का। और मैं तो समझता हूँ कि पेरेंट्स हक बजानिब है, उनकी बेटी थी और उनका हक था, लेकिन उनके साथ ज्यादती हुई है कि उनकी बेटी आप आए और ले जाएं, और उसके बाद आप पेरेंट्स को बिल्कुल खाली हाथ छोड़ दिया और आप आज मालिक बन के बैठ गए। ये मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है, हमें इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए। इस तरह की शादियां 99% जो है नाकाम हो जाया करती है, अल्लाह करे ये ना नाकाम हो, लेकिन मैं समझता हूँ ये हो जाया करती है। बिल्कुल फयाज साहब, आप भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, मैं भी कोर्ट रिपोर्टिंग करता हूँ, यहाँ पे फैमिली केसेस भी हम देखते रहते हैं, और उन फैमिली केसेस की बुनियाद पर आपने भी ऑब्जर्वेशन की और मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि पसंद की शादियां भी होनी चाहिए। डेफिनेटली जब तक पसंद नहीं होगी तो शादियों में इश्यूज भी होते हैं, लेकिन आप अल्टीमेटली जो वालिदैन हैं अगर उनकी मर्जी शामिल नहीं होगी तो 6 महीने या साल या 1.5 साल के बाद उसके नेगेटिव असरात आना शुरू होते हैं। और यहाँ हाई कोर्ट में भी, लोअर कोर्ट्स में भी, ट्रायल कोर्ट्स में भी हमने बच्चों को, वहाँ जो फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन को या इवन मर्दों को परेशान देखा है, बहुत ज़्यादा परेशान देखा है, और उसके पीछे बिहाइंड द सीन बहुत ज़्यादा यही इश्यूज थे। और इस मामले में भी वालिदैन रजामंद नहीं है, बच्ची वहाँ से यहाँ पे आ गई। शुरू में ये चीज़ें होती हैं कि क्योंकि अभी भाई पे सारी चीज़ें हैं, तो हो सकता है ज़हीर के ससुराल भी उनको केयर कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि बहुत सारी शादियाँ, ये तो चले पसंद की शादी, इसको बहुत सारी शादियाँ बड़ी खुशी की जाती हैं, फैमिलीज आपस में होती हैं, अटैचमेंट होती है, रिलेटिव भी होते हैं, इसके बावजूद इश्यूज आ जाते हैं ससुराल की जानिब से। अगर आपके वालिदैन पीछे नहीं होंगे तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। आप ये ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना मर्जी आर्गू करेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट है, आपको मानना पड़ेगा। तो ये पे कोई नहीं, बिल्कुल वालिदैन का जो साया है वो होना चाहिए हर 2 सूरतों में, शादी आपकी मर्जी की हो या आपके वालिदैन जो है उसको जो है वो कर रहे हो।
तो ये थी नाजरीन आज की हमारी वीडियो। फैज़ महमूद साहब ने अपना जो कोर्ट रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस भी है और ख़ास तौर पर दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक जो उन्होंने एक्सपीरियंस देखा, जो फैक्ट्स देखे, चीज़ें सारी उस पर हमें बताया। तो आइंदा भी इस केस से मुतल्लिक और दीगर केसेस से मुतल्लिक आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।